वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, शुरू का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसको पढ़ेंगे सर पसाड़ काल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं, लेकिन कैसे कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे बात करते हैं हम लोग प्राचीन भारत की। ठीक, जो प्राचीन काल है अथवा जो प्राचीन काल का जो इतिहास है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और इससे बात कर दो, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक्स है, उसको पढ़ने से पहले चार चीजें जानना जरूरी है। ठीक है ना, वो तो पढ़ेंगे, जो मेन टॉपिक वो तो पढ़ेंगे, तो दो चीजें जान लेते हैं। क्या क्या होता है इतिहास, क्या होता है दरअसल इतिहास को हम तीन फ्रेम में बांटेंगे। ठीक है, जो इतिहास नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता है, हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन प्राचीन इतिहास या प्राचीन कालीन, फिर मध्यकालीन, और फिर आधुनिक। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। देखो, अब इनमें हम लोग डिवीजन करेंगे। एक पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री, फिर पढ़ने वाले हैं प्रोटो हिस्ट्री, और फिर आएगा हिस्ट्री। सर ये क्या होता, पढ़े तो हम ये थे। दरअसल जो प्री हिस्ट्री होता है, जिसमें हम लोग ना तो लिखित साक्ष्य पाते हैं, जब लिखे नहीं गए तो पढ़े क्या जाएंगे, तो ना हो, ना लिखित थे ना उनको पढ़े गए। जो पाषाण काल होता है, जो पाषाण या पूरा पाषाण काल हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री में, इतिहास के पहले वाला काल, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। फिर प्रोटो क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री में इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। क्या लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, क्योंकि यह बहुत चित्रात्मक थी। कैसे थी, बहुत चित्रात्मक। चित्र के जो लिखा गया वो चित्रों के माध्यम से लिखा गया। जब चित्रों के माध्यम से लिखा जाता तो हमें कौन सा चित्र किसका सिंबल है ये हमें पता ही नहीं है, तो वो आता है प्रोटो हिस्ट्री में। ये आता है कौन सी, वैदिक सभ्यताएं भी आती है। वैदिक जो आप पढ़ रहे हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे कौन, प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत। अब हिस्ट्री के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, अब जो मौर्य काल से लेकर मौर्य काल से लेकर जो आज तक का युग है, आज तक, वो आता है इतिहास में। इतिहास क्या होता है, जिसमें से ग्रंथ लिखे भी गए और पढ़े भी गए, तो वो आता है इतिहास में। अब जो इतिहास है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है ना, तो हम प्रोटो हिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं। कौन सी, प्रोटो हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं के बराबर था, नहीं आता है मान लीजिए। तो जो सबसे टॉपिक, अच्छा टॉपिक है पूरे इतिहास में देखा जाए, प्राचीन काल के इतिहास में दरअसल देखा जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी कल पीसीएस का एग्जाम भी हुआ है, तो उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये टॉपिक आज का। जो अभी देखे ना, ये है हड़प्पा सभ्यता। तो हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता को ही बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे बोलते हैं कांस्य कांस्य युगीन सभ्यता। इसे ही बोल सकते हैं नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। इसे बोल सकते हैं, कांस्य युगीन होगा, नगरीय सभ्यता बोलते हैं। इसे बोलते हैं मेलुहा,
मेलुहा, ये जगह नाम आप बहुत कम पढ़े होंगे ना, मेलुहा। दरअसल जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो सिंधु सभ्यता को क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। कहां के लोग? ये मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे? मेलुहा। अब मेसोपोटामिया के जो पैसे मिले हैं, जो मुद्राएं मिले हैं, या कह सकते हैं जो सिक्के मिले हैं, या ठीक है, वो कहां से मिले? लोथल से। कहां से मिले हैं? लोथल से। लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह था, बंदरगाह। अभी इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये हम नॉर्मली कभी आ जाए, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता या नगरी सभ्यता आ जाए, तो समझ जाना हम लोग हड़प्पा, जो हड़प्पा ही नाम क्यों पड़ा भाई? आप तो कह रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी किनारे बसी हुई सभ्यता, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया? रीजन था क्योंकि सबसे पहला, जो सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल था, वो था क्या? हड़प्पा। ये कहां पर है? ये है पाकिस्तान में, वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान में। ठीक है, क्या है? जो सबसे पहला स्थान खोदा गया वो था हड़प्पा, और उसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ये खुदाई कैसे हुई? रीजन था, मैं बात कर रहा हूं 1856 में। आपको पता है 1853 में भारत में रेलवे चलने लगी थी, ठीक है? तो 1856 में एक कराची से लाहौर तक, 1856 में कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाती। क्या बिछाई जाती? रेलवे लाइन बिछाई जाती है। बिछवाता कौन है? जॉन विलियम ब्रेंटल साहब ने लाइन बिछवाते हैं। और जब लाइन खुलवाते हैं तो कुछ ईंटें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ईंटें निकलती हैं। तो उनको लगा कि ये कोई सभ्यता है। लेकिन आगे चलकर जब जॉन मार्शल को इसका निदेशक बनाया गया, तो इसके बाद दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, कब? 1921 में, 1921 में सबसे पहले खुदाई की गई। किसकी? हड़प्पा की। और क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की हो गई और इनसे ही मिलते जुलते सभी शहर थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। किसने खुदा? ये दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? तो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या माइनर आप लोग मिस्टेक करते हैं, तो दोनों बातें हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे और चित्र के माध्यम से हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, तो शुरू हो जाइए और सब लोगों को ये बात शेयर भी कर दीजिए, अर्थात ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि जिससे इससे सभी को लाभ हो। ठीक है, तो एक ही वीडियो में, दूसरा वीडियो नहीं है, एक ही वीडियो में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हम देखेंगे, उत्पत्ति से लेकर पतन तक। तो बने रहिएगा। और मैं थोड़ी बात बता दे रहा हूं क्योंकि हम अभी उत्पत्ति की बात की है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, दरअसल जो हड़प्पा जो नगरी सभ्यता थी, डायरेक्ट नगरी सभ्यता नहीं आ गई। देखिए, तो पहले वो हड़प्पा सभ्यता भी पहले क्या कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता से फिर नगरी सभ्यता बनी, नगरी सभ्यता। और नगरी सभ्यता से जब वैदिक काल आया ना, फिर क्या बन गई? फिर ग्रामीण बन गई। क्यों? क्योंकि इनके जो नगर थे ये नष्ट हो गए, और नष्ट होने के बहुत सारे रीजन हैं, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के कारण कौन कौन से थे। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कारण बताए हैं। ठीक है, तो जो उत्पत्ति हुई है ये ग्रामीण से ही नगरी बनी है। कैसी बनी है? ग्रामीण से नगरी बनी है। इसका प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। ठीक है ना, कहां मिलता है? कालीबंगा से। हम लोग इसका प्रमाण आपको इकट्ठा करके देने वाले हैं। तो और फिर इसके बाद क्योंकि ये नगर बहुत सारे आपदाएं आई, ठीक है, या जलवायु परिवर्तन हुआ, दूसरे जगह लोग बसने लगे, तो क्या बने? पहले तो क्या, ये फिर ग्रामीण सभ्यता आ गई। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा वैदिक सभ्यता। क्या था? वैदिक सभ्यता। ठीक है,
अब हम लोग अभी तो सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, आप हमें एक बात बता दीजिए कि आपने बार बार सुना होगा ये संस्कृति है, संस्कृति, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? यह है कल्चर। संस्कृति क्या होती है? कल्चर होती है। जो सभ्यता होती है सिविलाइजेशन होती है। कल्चर और सभ्यता में आप लोग अंतर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। जब नहीं बता पाएंगे तो हम लास्ट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देख लेते हैं परिचय क्या है, ठीक है। इसका परिचय हम लोग देखेंगे। किसका परिचय देख रहे हैं? ये देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का परिचय। मेन बात इसका जो टाइम पीरियड क्या था, तो टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। किसकी बात कर रहा है? ईसा पूर्व की है। ये जो कार्बन डेटिंग है ना, कार्बन डेटिंग पद्धति है, उसी की ये डेट है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी भी अलग अलग बताती हैं, लेकिन ये कार्बन डेटिंग की पद्धति के आधार पर ये समय है 2500 से लेकर 1750। और जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें दिया गया 2350 से लेकर 1750। और बात करते हैं पुरानी एनसीईआरटी में क्या दिया गया? पुरानी एनसीईआरटी में 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व दिया गया है। तो पूरी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी भी हो गई, नई एनसीईआरटी भी हो गई, और एक कार्बन डेटिंग पद्धति जो सबसे मान्य होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति, ठीक है। चलिए, यह भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है, जो अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती। सबसे प्राचीन अर्बन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो कौन सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं। इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की हो गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता कहां कहां है? हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कई प्रांतों में है। भारत के कौन कौन से प्रांत हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं? जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दैमाबाद इलाका महाराष्ट्र हो गया। ये बहुत सारे इलाके हैं जो हड़प्पा सभ्यता से आते हैं। जैसे पंजाब हो गया, पाकिस्तान में हो गया ना, बहुत सारे स्थान है। चलिए, जो हड़प्पा स्थान है, जो पंजाब प्रांत है ना, पंजाब प्रांत के, वो भी पाकिस्तान वाले इलाके में है वर्तमान का, ठीक है। इसकी खोज 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने, मैंने आपको बताया। फिर 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की? उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। एक मूवी भी बनी है ना, मोहनजोदड़ो, ठीक है। चल अगला है, तो वर्तमान के कौन कौन स्थान है? वर्तमान में है पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत जिसमें से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश भी आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश भी आते हैं, और अफगानिस्तान के भी कुछ क्षेत्र हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, अब है, ठीक है। तो इसकी नगर योजना कैसी थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी नगर योजना जो थी 2 भागों में बटी थी। मैं आपको इधर बता दे रहा हूं। देखो, जो नगर बने थे ऐसे बनते थे, ठीक। ये मान लीजिए एक चबूतरा है, ठीक है, और बीच से एक रिवर बहती है। क्या है? रिवर का फ्लो है, ठीक है, रिवर बहती थी। और इसके बाद ये 2 नगर होते थे, ठीक है। इसको बोला जाता था उच्च नगर से ऊंचा क्षेत्र, जिसका बोलते थे ऊंचा क्षेत्र बोलते थे। ऊंचा क्षेत्र होता था, ये निचला क्षेत्र होता था। जो ऊंचा क्षेत्र होता था इसे बोला जाता था दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र या किला क्षेत्र। यह निचला क्षेत्र होता था, इसे निचला नगर। इसमें सामान्य लोग रहते। सामान्य लोग का मतलब जो कामकाजी लोग थे इसमें रहते थे, ठीक है। कामकाजी लोग इस नगर में रहते, निचले क्षेत्र में रहते थे। और जो बड़े लोग थे, अर्थात जो कबीले के राजा हो सकते थे, ठीक है ना, जो सैनिक हो सकते थे, ठीक है,
तो किसमें रहते थे? इसमें रहते थे। और ये दुर्ग दुर्ग क्यों बोला जाता? क्योंकि ये चारों तरफ से एक सुरक्षा प्राचीर से क्या होता था? घिरा होता था, इसीलिए क्या बोलते थे? दुर्ग क्षेत्र बोलते थे। जो ऊंचे वाला इलाका क्या बोलते थे? इसको दुर्ग बोलते थे। निचला वाला इलाका सामान्य इलाका होता था। इसमें सामान्य लोग रहते थे। बढ़ई हो गया, जो बनाते थे, ठीक है, कोई भी बर्तन बनाने वाले लोग, जो भी कामकाजी लोग हैं, वो निचले नगर में रहते थे। और उच्च नगर में उच्च लोग रहते थे, जैसे सेना के लोग हो गए, और जो प्रशासन करने वाले लोग हैं उच्च में। और जो अन्नागार देखेंगे अभी हम लोग बताएंगे, अन्नागार, सभागार, ठीक है, और स्नानागार, सब किस इलाके में होते थे? ये ऊंचे क्षेत्र में होते थे, अर्थात दुर्ग क्षेत्र में होते थे। और जो सड़कें होती थी, सड़कें सभी क्या करते थे? एक दूसरे पर किस रूप में? ग्रिड फॉर्म में होती थी। सभी जो सड़कें थे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात 90 डिग्री पर सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी? काटती थी। सड़कें ऐसे होती थी, ग्रिड नुमा सड़कें बनाई जाती थी। कैसी? ग्रिड नुमा, एक जाल नुमा सड़कें बनाई जाती थी, अर्थात सभी सड़कें क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। वही लिखा है, सभी सड़कें क्या करती थी? ये समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। कैसी पक्की ईंटें? लाल पकी हुई ईंटें, जिसका अनुपात ये पूछा गया है, जिसका ईंटों का अनुपात होता था 1:2:4। ठीक है, चलिए। घर या तो एक मंजिला, एक तल्ला या दो तल्ले होते थे, या कहीं कहीं बहुमंजिला था, 3 मंजिलें भी बनी होती थी, ठीक है, तो ये होता थे। और नाली प्रणाली बहुत विकसित थी। जो नालियां थी ना, सुव्यवस्थित एकदम होल बने थे। कैसे नालियां बनी होती थी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये इलाका है, ठीक है, ये इलाका है, तो जैसे मेन नाली यहां पर एक मेन होल ऐसे बना दिया गया था कि सबका पानी यहां आकर क्या हो जाए? जमा। और किससे बनाया? जिप्सम से। पक्की नालियां बनी थी, पक्की नाली। और यहां पर क्या, जैसे सीवर लाइन होती ना आजकल, उस टाइम में क्या किया जाता था? डाल दिया जाता था, ठीक है। ये होते थे मेन होल। क्या होते थे? ये मेन होल। और यहां से पानी इस सब होल में ये नाली के माध्यम से क्या होता था? चला जाता था, ठीक है। तो ये थे पक्की नालियां बनी होती थी। और इनके घरों के अंदर क्या? कुएं पाए जाते थे। घरों के अंदर क्या पाए जाते थे? कुएं पाए जाते थे। और एक आश्चर्य वाली बात है ना, आजकल के लोग करते क्या है? जैसे एक सड़क जा रही है, मान लीजिए ये सड़क है, आपका घर है, तो जो हम लोग क्या करते हैं? कॉर्नर लॉक प्लान लेकर, और जो आपका दरवाजा है, दरवाजा हम लोग सड़क की ओर रखते हैं ना, दरवाजा हरदम क्या? सड़क की ओर। लेकिन जो इनके दरवाजे होते थे वो सड़क की ओर नहीं, पीछे की ओर खुलते थे, अर्थात इधर। अर्थात ये लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है। अब नहीं कि बढ़िया छज्जा पर खड़े होके बतिया रहे हो, कोई गली में आ जा रहा है उसको टकटकी निगाहों से देखे जा रहे हो, तो ये ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। हाँ, तो जो मेन गेट होता था वो सड़क की ओर ना होकर कहाँ होता था? ये पीछे होता था। अर्थात ये लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। आजकल लोग प्राइवेसी नहीं, आजकल लोग दिखावा करते हैं ना ज्यादातर के। आजकल लोग दिखावे का प्रचलन है, पहले प्राइवेसी का प्रचलन था कि हमारे पास है बहुत लेकिन दिखाएंगे नहीं। आजकल है कुछ नहीं, दिखाएंगे ज्यादा, ठीक, यही चल रहा है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो पानी के लिए क्या होता था? कुएं होते थे घरों में, ठीक है। चलिए, अगला है इनके मेजर खोज क्या थी? अनाज कोठार। अनाज कोठार मतलब क्या था? यहाँ का प्रमुख था क्या? अन्नागार, ठीक है। ग्रेनरी थे क्या? ग्रेनरी क्या बोलते? इसको बोलते अन्नागार। जो कभी क्वेश्चन पूछा जाए, जो हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा स्थल का, हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता पूरी हो जाएगी, हड़प्पा स्थल का सबसे प्रमुख इमारत कौन थी? वो थी अन्नागार, ठीक है। फिर कंकाल स्खंडन, जो हिंसक मृत्यु के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। एक जगह बहुत सारे कंकाल मिले, लगता है कि कोई लोग इसको मार दिए थे, ठीक है। मनके मिले हैं और उनका कारखाना भी मिला है, अलंकृत वाले मलके मिले, और सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं, और पत्थर की क्या मिली है? मुहरे मिली है, और सींग वाले पशु मिले हैं, और उनकी छवियां भी मिली हैं। सर जी, इनका चित्र मिल जाता तो मजा आ जाता, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखा रहा हूं क्या? अन्नागार, ठीक है। क्या दिखा रहा हूं आपको? मैं अन्नागार दिखा रहा हूं, देखिए। सॉरी, ये क्या है? ये है अन्नागार। देखो यहां लोग क्या करते थे? देखो तालाब, यहाँ अन्न, देखो ये लोग छोटे छोटे लोग हैं ना, यहाँ अन्न का भंडारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
अन्न का भंडारण कर रहे हैं, यही है, ये है अन्नागार। क्या है? अन्नागार है। दूसरा देखते हैं, ये जो मनके क्या है? ये मनके, मनके मीन्स क्या होता है? मालाएं। ये क्या है? ये मनके हैं, देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये मनके हैं, मनके अर्थात मालाएं हैं। ठीक, अगला है, अगला देखिए, लिखा है ना, पत्थर पर एक सींग वाला पशु, ये एक सिंगी पशु है अर्थात यूनिकॉर्न है। ये क्या है? एक सींग वाला पशु है। तो आप सभी चित्र देख लीजिए गौर से, ये एक सींग वाला पशु है, ये मनके, मनके मीन्स माला है, और ये क्या है? अन्नागार। अन्नागार मीन्स क्या है? जहां हम लोग अन्न का भंडारण करते हैं, जैसे जो आजकल के FCI गोदाम नहीं होते हैं, गोदाम, वही है अन्नागार। आजकल का गोदाम इज कॉल्ड द उस टाइम का अन्नागार, ग्रेनरी, जहां अनाज इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? तो सबको भेजिए और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मजा आ रही तो मजे के साथ पढ़िए भी। चलिए, अब आ गए हड़प्पा स्थल समाप्त। अब हम आ गए कहां पर? हम आ गए मोहनजोदड़ो में। अब मोहनजोदड़ो का जो स्थल आप देख रहे हैं, देखिए ये स्थल है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, देख रहे हो टीला, यह है मृतकों का टीला। और जो ये स्थलाकृति आप देख रहे हैं, ये स्थलाकृति है ना, ये मोहनजोदड़ो है। ये मोहनजोदड़ो की स्थलाकृति है। ये दरअसल क्या है पता है? इस टाइप का वहां देखे, वो अन्नागार था, यहां है सबसे, यह है स्नानागार। क्या है? स्नानागार। ये क्या है? ये है स्नान, ये अन्नागार नहीं है, क्या है? ये है स्नानागार, यहाँ पे मिला है। तो वहां सबसे प्रमुख इमारत अन्नागार, हड़प्पा स्थल की, और यहां की सबसे प्रमुख स्थलाकृति है वो है स्नानागार। स्नानागार क्योंकि सब लोग स्नान करने आते थे, ऐसा कहा जाता है। और यहां पर क्या, कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी रखे जाते। क्या? कपड़े बदलने के लिए क्या, चेंजिंग रूम रखे जाते थे। और ऐसा स्थल बताते, अनुमान लगाया जाता है, बताते क्या, अनुमान लगाया जाता है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ऐसा प्रबंध किया गया था। ठीक है, तो जब कोई धार्मिक स्नान होता था तो यहाँ लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। तो देखते हैं इसके बारे में। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, जैसा कि मैंने आपको बताया। लोकेशन क्या है? वर्तमान के पाकिस्तान सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और जिला कौन है? ये लड़काना जिला है। खोजकर्ता कौन है? अभी बताया, जो रखालदास बनर्जी है, और जॉन मार्शल ने क्या की, इसकी घोषणा की थी। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये वहां के चीफ से। अब यहाँ की नगर योजना कैसी थी? वही 2 भागों में बटी, तथा जो ऊंचा वाला क्षेत्र और निचला क्षेत्र, अब बीच में नदी होती थी। और जो ऊंचा वाला क्षेत्र था, ये दुर्ग क्षेत्र था, दुर्ग क्षेत्र, ये था सामान्य क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर दुर्ग क्षेत्र मतलब ये घेराबंदी होती थी, इसलिए इसे ऊंचा क्षेत्र बोला जाता था। ठीक है, ये सामान्य निवास होते थे। निचला क्षेत्र ये क्या? सामान्य निवास। ठीक है, जो सड़कें ग्रिड पैटर्न में थे। ग्रिड पैटर्न मतलब क्या है? ये क्या, जो सड़कें क्या है, सब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती, और यहां बने होते थे क्या, यहां घर बने होते थे। ठीक है, और जो दरवाजे होते थे इधर नहीं होते थे, दरवाजे पीछे वाली रोड में होते थे। ठीक है, पक्के घर बने थे, घरों में आंगन होते थे, कमरे होते, सीढ़ियां, और बहुमंजिला घर बने होते। ठीक है, 1 तल्ला 2 तल्ला और 3 तल्ला अर्थात बहुमंजिला। बहुमंजिला 10-20 मंजिल नहीं होती थी। एक तल्ला तो 1 मंजिल हो जाएगी। 2 तल्ला या 2 से अधिक तल्ले वाली इमारत को क्या बोलते थे? बहुमंजिली इमारत बोलते थे। हर घर में नहाने का कमरा होता था और नाली और शौचालय की व्यवस्था होती थी। दुनिया की सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली कहाँ मिलती है? क्वेश्चन पूछा, दुनिया की सबसे अच्छी जल निकासी प्रणाली मिलती है, तो वो मिलती है हड़प्पा सभ्यता का जो एक स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, वहां पर मिलती। ठीक है, चलिए, अब और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण इमारतें हैं। कौन कौन सी इमारतें हैं? वही महान स्नानागार, आपको मैंने जो पहले चित्र दिखाया वो क्या था? वो स्नानागार था। ठीक है, उसके आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ाई और 2.4 मीटर क्या थी? गहराई। था बड़ा था ना, हाँ, लगभग 36 फीट के आसपास था ना, इसका बड़ा इलाका था। चलिए,
पक्की ईंटें जिप्सम और सील से बना हुआ था। सील इसलिए लगाई जाती क्योंकि यहाँ पानी नदी से पानी भरने और निकालने की व्यवस्था थी। संभवतः यह धार्मिक स्नान के लिए बनाया जाता था, कि विश्व का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा स्नानागार अभी तक मिला नहीं है। मुख्य खोजें क्या थी? सबसे जो मुख्य खोज इसकी दूसरी थी क्या थी? ये डांसिंग गर्ल थी, ठीक है, नृत्य करती हुई बालिका की चित्र थी, जो कांस्य प्रतिमा थी। और किससे बनी थी ये? क्या बोलते हैं, लास्ट वैक्स, जो लास्ट वैक्स मेथड होता था उससे ये बनी होती थी। अर्थात जो कांस्य की प्रतिमा थी उसको क्या, कांसे को गलाकर, अर्थात जो तांबा और तांबा को गलाकर इसको बनाई जाती थी प्रतिमा, ठीक है। ये था कांसा जो बनता था किससे? तांबा प्लस टिन से बनता था, उसको गलाकर बनाया जाता था कांस्य की प्रतिमा, ठीक है। और वो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा थी। तो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा आपको देखना है, ये देखिए, ये है, ठीक है, ये डांसिंग गर्ल की प्रतिमा है, देखिए, ठीक है। चलिए, ये यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत है, या चलिए। और इसमें पुजारी राजा की भी मूर्ति मिली है, जिसमें पत्थर की मूर्ति में क्या है? दाढ़ी है, चोंगा, सिर पर बंधन है, ठीक है। तो कौन सी मूर्ति है? ये आ गई, देख रहे हैं। ये भी कहां से मिली है? ये है मोहनजोदड़ो से मिली हुई। मोहनजोदड़ो के 3 महत्वपूर्ण जगह क्या कहा है? पुजारी राजा के चित्र है, डांसिंग गर्ल है और स्नानागार है, ठीक है ना। और अन्नागार कहाँ मिला? ये मिला हड़प्पा स्थल में। अगला आते हैं, ये मोहरे मिली, एक सिंह वाला पशु मिला, और पशुपति महादेव जैसी क्या है? स्थलाकृतियां मिली। एक जगह पशुपति महादेव, एक सिंह वाला पशु मिला, और पशुपति महादेव की मूर्ति मिली। वो सर मूर्ति कैसी है ये देखते हैं। ये देखिए, कहा जाता था कि ये क्या है? योगी शिव हैं। क्या था? योगी शिव हैं, जिसमें से हाथी, गैड़ा, भैंसा आदि चित्र क्या गए? दिखाए गए हैं। देख लीजिए, यही है एक सिंह वाला पशु भी मिला था, अभी जो पहले मैंने दिखाया था। और जो पशुपति महादेव की मूर्ति, कहा जाता है कि ये शिव ही है, ठीक है ना। क्या? हमारे भगवान शंकर अर्थात शिव ही है, ऐसा प्रतीकात्मक रूप से माना जाता है, ठीक है। और जो लिपियां हैं, देखो, इन्हें बोलते थे भव चित्रात्मक लिपि। क्या बोलते थे? भव चित्रात्मक लिपि। देखिए, लिपियां भी आप देख सकते हैं, देखें, ठीक है। स्वास्तिक का भी चित्र मिला, देखिए, हम लोग बनाते हैं ना स्वास्तिक, उसका भी चित्र मिला है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं चहुंदड़ो में। चहुंदड़ो कहां पर है? वर्तमान पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। किस नदी किनारे है? यह किसी नदी किनारे नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो किसी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है? वो है चहुंदड़ो। कौन सा स्थल है? वह है चहुंदड़ो, ठीक है। चलिए, यह एकमात्र स्थल है जो हड़प्पा स्थल है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है। खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके हैं। कब हुई? 31 से लेकर 36 तक, ठीक है। और है, और सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह मोहर एवं मनका, मोहर समझ गए ना। चलिए, जिसमें सब एक सिंह वाला गहरा मिला, वो मोहर ही थी। और मनका क्या था? मनका जो अभी माला हमने दिखाया था ना, जब मैं हड़प्पा पढ़ा रहा था, तो मन का दिखाया। मन के बनाने का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है चहुंदड़ो को, इसलिए अक्सर कहा जाता है चहुंदड़ो क्या? सील फैक्ट्री थी। क्या थी? सील में क्या होता? मोहर। क्या थी? मोहर या मोहर बोलते थे। मोहर की फैक्ट्री थी। किसकी? मोहर की फैक्ट्री थी, इसलिए चहुंदड़ो का सबसे खास स्थल था। मोहरों बनाने का कारखाना, चमकाने और छापने के पूरे उपकरण मिले हैं। कहां से? ये मिले हैं चहुंदड़ो से। इसको इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन किसे कहा जाता है? वो है चहुंदड़ो को। क्या? किसको? चहुंदड़ो को। यहाँ कई कार्यशालाएं मिली है, जिसमें तांबा, कांसा, मोती, मनका, हड्डी, मिट्टी की वस्तुएं बनती थी। और यह सिंध सभ्यता का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, अर्थात जो शिल्प कला केंद्र। क्वेश्चन पूछ सकता है, हड़प्पा काल का शिल्प कला केंद्र किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा काल का शिल्प कला केंद्र वो चहुंदड़ो को मिला है, कहा जाता है। और चहुंदड़ो में सबसे खास चीज औरतों के लिए श्रृंगार की चीज मिली है, जिनका नाम लिपस्टिक। क्या? तो क्वेश्चन पूछ सकता है, लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिले हड़प्पा सभ्यता में? वहां मिले हैं चहुंदड़ो से। कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं चहुंदड़ो से। कब लिखा भी हो तो मन के मिले हैं कीमती पत्थर, ये तो हो ही गया।
सुई मिली है और आरी भी मिली है, धातु कला विकसित थी यहाँ पर, खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी के मॉडल मिले हैं, बच्चों का मनोरंजन के स्थल मिले हैं, और भट्टी मिली है, धातु को गर्म करके आकार देने की प्रथा। और ये देखिए सौंदर्य प्रसाधन की चीज क्या मिली है, लिपस्टिक भी मिली, लिपस्टिक वाली क्या मिली है, डिब्बी मिली है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं चहुंदड़ों से। ठीक है, अब देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। देखिए ये देखो नाव, बड़ी बड़ी नाव है, यहां भी नाव है, और ये क्या है, सामान रखने की जगह है। क्या है, ये सामान रखने की क्या है, ये जगह है। तो ऐसा कहाँ होता है बताइए, जहां नाव खड़ी हो। नाव कहाँ होती है, जो बंदरगाह होते हैं। तो अर्थात यही है, लोथल क्या था, एक बंदरगाह नगर था। बंदरगाह, बंदर, कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बंदरगाह नगर कौन सा है, तो बंदरगाह नगर कौन सा है, बंदरगाह नगर आप बता सकते हैं किसको, लोथल को। आप देख रहे हैं यहां से जहाजें रुकती थी, और यहां से सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह लोथल को ही माना जाता है। हड़प्पा काल का जो व्यापारिक बंदरगाह था वो कौन था, लोथल सबसे विकसित है। यहीं से ही मेसोपोटामिया की, मिस्र की बहुत सारी सभ्यताओं क्या मिली, मोहरें मिली हैं इसी बंदरगाह से। ठीक है, और ये ऐसा नगर था जो समानता जो नगर होते थे, एक भागों, दो भागों में बांटे जाते थे, उचला निचला। ये जो लोथल था ये 3 भागों में बांटा हुआ नगर था। ठीक है, ठीक है, लोथल जो था। ठीक, चलिए कोई दिक्कत, मैं आपको यही 2 चीजें और बता दे रहा हूं। तो चल रहा ना, 2-3 जगह मैं बता दे रहा हूं, जैसे धौलावीरा है, धौलावीरा और लोथल, सुदका को और सुदका गेंडोर, ये 3। ये जो धौलावीरा था, धौलावीरा, धौलावीरा, कोई गलती नहीं निकला इसलिए मैं बना ही दे रहा हूं। ये धौलावीरा जो 3 भागों में बटा था, वो लोथल नहीं। ठीक है, अब फिर आता है लोथल, सुदका को और सुदका गेंडोर, ये एक ही टीले में पूरा बसा था। एक टीले में, ये एक टीले में बसा था। और धौलावीरा ये 3 टीलों में बसा थे, 3 भागों में बटा, नगर 3 भागों में बटा था, ये एक ही भाग में बटा था। ठीक है, सूद कोतड़ा, सूद का कौन है, से सूद कोतड़ा है, सूद कोतड़ा। ठीक है, ये एक ही स्थल में बटा था, ये धौलावीरा 3 नगर प्रणालियों में बसा था, और बाकी थे सब 2 में थे, एक दुर्ग था, एक सामान्य थे, जैसा कि प्रचलन में है। अब बात करेंगे लोथल की। जो लोथल लोकेशन क्या है, ये गुजरात में है, अहमदाबाद के किनारे है, ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो साबरमती की क्या नदी, सहायक नदी है। ठीक है, चलिए, ये खंभात खाड़ी के पास है, ये समुद्र के पास स्थित होने के कारण यह व्यापारिक क्या था, यह एक व्यापारिक बंदरगाह था। और जो सबसे बड़ा केंद्र, व्यापारिक केंद्र सबसे बड़ा कौन था, लोथल को ही माना जाता है। और यह आजादी के बाद खोजा गया था। क्या, यह आजादी के बाद खोजा गया। और किसने खोजा, SR राव ने। किसने खोजा, SR राव ने खोजा। कब खोजा, 1954 से लेकर 62 तक। क्वेश्चन पूछा ऐसे भी जा सकता है, ऐसा कौन सा स्थल है जो आजादी के बाद खोजा गया, तो कौन है, लोथल। कौन है, लोथल है। ठीक है, विशेषता क्या थी, सबसे विशेषता यही है कि यह क्या था, यह एक डाकयार्ड था। ठीक है, डाकयार्ड का 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा था। यह पानी भरने और निकालने की व्यवस्था थी, और नावों को खड़ा करने की व्यवस्था थी। ठीक है, और हड़प्पा वासी क्या करते थे, यहां से समुद्री व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये हड़प्पा होगा। अब आ गए कालीबंगा। अब कालीबंगा मतलब क्या होता है, कालीबंगा मतलब होता है काली रंग की, क्या, काली रंग की चूड़ियां।
काले रंग की या काली रंग की क्या चूड़ियां, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ये है कालीबंगा का स्थान, ये क्या है, ये कालीबंगा है। ठीक है, अब देखो कालीबंगा का मतलब काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, कालीबंगा मतलब क्या, काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि बहुत सारे बर्तन भी ऐसे मिले हैं तो कहते हैं उसकी वजह से काला, लेकिन काले इसका मतलब होता है कालीबंगा मतलब क्या, काले रंग की चूड़ियां। स्थान है कहाँ, ये राजस्थान में है कालीबंगा। और जिला कौन सा है, हनुमानगढ़ है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। अभी जितने हड़प्पा कालीन स्थल हैं, किसने खोज की, किस सन में खोज की, किस नदी किनारे हैं और किस राज्य में, सभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप परेशान नहीं होइए, मैंने पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है पूरा मैं विस्तार से बता दे रहा हूं, जो कम महत्वपूर्ण है पूछ ले जाते किसने खोज की, किस नदी किनारे हैं, वो भी मैं एक लिस्ट लेकर आपके लिए आया हूं, तो आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ये सरस्वती प्राचीन जो घग्गर नदी थी जो सरस्वती के नाम से है, उसके बाएं तट पर है कौन है, कालीबंगा है। कालीबंगा को यह विशेष मानता है कि यहाँ पूर्व हड़प्पा अर्थात प्री हड़प्पन और परिपक्व अर्थात मैच्योर हड़प्पा दोनों स्तर मिले हैं, जो बहुत कम स्थलों पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसमें प्री हड़प्पा अर्थात हड़प्पा के कालीन पहले अर्थात क्या कह सकते हैं, ग्रामीण हड़प्पा और नगरीय हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिलते हैं, वो है कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगा है। खोज किसने की, देखो जो 1919 में एच.एल. पार्कर ने इसका सर्वे किया था और अमलानंद घोष इसको पहचान मिली, और ब्रजवासी लाल 1960 तक क्या किया, इसका नेतृत्व में खुदाई हुई। तो खुदाई किसने की, ब्रजवासी लाल ने इसकी खुदाई की। ठीक है, तो जो जानकारी थी मैंने कर किसे उल्लेख किसने किया। ठीक है, और पहचान किसने की और खुदवाई किसने करवाई। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नगर योजना कहती थी। कालीबंगा में हड़प्पा जैसी योजनाबद्ध दिखाई देती है। ये कहाँ है, दक्षिण उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में सड़कें हैं इसकी, अर्थात यही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का मतलब यही हुआ, ये भी ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ है। ठीक, नियमित आयताकार प्लॉट है, वही 2 भागों में बटा हुआ नगर था, हर जगह मिले। ठीक है, जो दुर्ग क्षेत्र था और सामान्य क्षेत्र था, निचला क्षेत्र था वो सामान्य जन के लिए था, और जो दुर्ग क्षेत्र था जो बड़े लोगों के लिए। ठीक है, एक्रापोलिस या सिटीडल इलाका था। ठीक है, और सड़कें एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटती थी। शहर चारों तरफ से मिट्टी की मजबूत दीवारों से घिरा होता था, अर्थात वही रक्षा प्राचीर क्या होता था, ये नगर है, नगर के चारों ओर क्या थी, रक्षा प्राचीर होती थी। ऐसा क्यों रहा होगा, रक्षा प्राचीर क्यों लगाई गई, अर्थात बाढ़ से बचने के लिए हो सकता है, और दूसरे लोगों को आक्रमण न हो जाए इसके लिए भी हो सकता है, उन्होंने रक्षा प्राचीर बना रखी रही होगी। ठीक है, ऐसा रहा होगा। निर्माण से लेकर यहाँ पर कच्ची मिट्टी के ईंटों का प्रयोग होता था, और पक्की ईंटें सीमित उपयोग हुआ है, पक्की ईंटों का सीमित उपयोग हुआ है, और घरों में 2-3 कमरे और आंगन होते थे, ज्यादा बड़ा नगर नहीं था, अर्थात ऐसा था। ठीक है, चलिए ये, और अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा कालीन सबसे उत्तरी नगर कौन सा है, दक्षिणी नगर कौन सा है, पूर्वी नगर कौन है और पश्चिमी नगर कौन है। जैसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु पूछा जाता है, तो उसे हड़प्पा भी तो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो हड़प्पा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, मंडा है। मंडा कौन स्थल है, मंडा चिनाब नदी किनारे है। मंडा कहां पर है, यह जम्मू कश्मीर, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु का है, दैमाबाद है, और ये प्रवरा नदी किनारे, ये है महाराष्ट्र में। ठीक, ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। पश्चिमी बिंदु कौन है, ये सुद का गेंडोर है, ये 10 का नदी किनारे है। कहां है, ये 10 का नदी किनारे है सुद का गेंडोर। पश्चिमी बिंदु ये सुद का गेंडोर है, ये अफगानिस्तान के पास। ठीक है, चलो, और सबसे पूर्वी बिंदु है
आलमगीरपुर ये हिंडन नदी किनारे, ये है कहां पर, मेरठ में, मेरठ अपने यूपी में, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश का ही है आलमगीरपुर, वो है मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये चित्र भी थे, ये कहाँ का, ये वहीं का मांडा का किला है, ये आपका आलमगीरपुर है, ये प्रवरा दैमाबाद वाला इलाका है, और ये है जो सूद का गेंडोर है वो है। अब देखो मैं सबका कालक्रम आपको लिख दिया हूं, देखिए मैं आपसे बोला ना कि हर चीज जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो दी गई है, और यह कहीं से छापी नहीं गई है, ये जो हमारी संस्था का नोट्स का ही कॉपी मैंने लगाया है, ठीक है। बाकी मैंने फोटो लगा दिया, ये अपने संस्था का नोट्स का ही लगाया हूं। तो आप देखिए, जैसे पुरानी जो नई एनसीईआरटी क्या कहती है, 2600 से 1900 तक कहती है, अब 2250 से 1750 कहती थी, पुरानी एनसीईआरटी कहती थी। अरे रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 पद्धति जो कार्बन डेटिंग कहती थी, वो 2500 से लेकर 1750, यही डेट मैंने आपको बताई है, ठीक है। जो कार्बन डेटिंग पद्धति है वही वाली डेट मैंने बताई, कहां से, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक। अब एक एक नगर देख लेते हैं, उनका खोजकर्ता देख लेते हैं। देखो जो हड़प्पा है, खुदाई कब हुई, 1921, मैंने आपको बताया, अभी बताया। किसने खुदाई की, दयाराम साहनी ने। किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे, कहां पर है, ये मांटगोमरी जिला है, कहां पर, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, ठीक है, पश्चिमी पंजाब में है। मोहनजोदड़ो 1922 में किसने करवाई खुदाई, पुरातत्वविद कौन है, रखालदास बनर्जी हैं। किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे हैं, जिला लड़काना जिला, सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान। कालीबंगा 53 से 60 तक होगी खुदाई, BL लाल खुदाई। और घग्गर जो सूखी सरस्वती नदी है, उसी घग्गर नदी बोलते थे, उसी किनारे है, और ये गंगानगर जिला में, कहां पर, राजस्थान भारत में है। चहुंदड़ो 1931 में खुदाई हुई, MG मजूमदार ने किया, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में है, सिंध प्रांत में है, सिद्का को जगह पर है, अर्थात पाकिस्तान में हो, सिंध प्रांत कहां, पाकिस्तान में हो। चलिए लोथाले 1957 में खोज हुई, 54 से 57 तक ना, 1954 से 57 तक। चलिए रंगनाथ राव ने खोज की, भोगवा नदी किनारे है, ये कच्छ गुजरात, नहीं सॉरी कच्छ पर नहीं है, ये काठियावाड़ गुजरात पर, कहां पर है, काठियावाड़ गुजरात पर है। सूद कोटड़ा कहां पर है, ये 1969 में खुदाई हुई, जगपति सोट्टी ने खुदवाया था, और कच्छ है गुजरात पर है। रंगपुर है, इंपॉर्टेंट है, 1954 में खुदाई हुई, रंगनाथ राव ने खुदवाया, मादर नदी किनारे है, और ये अहमदाबाद, ये भी गुजरात में है। बनावली 1973-74 खुदाई हुई, RS बिष्ट ने करवाई, विश्व नहीं, RS विष्ट है, RS विष्ट ने खुदाई करवाई। घग्गर नदी हुई, सूखी सरस्वती, हिसार जिला हरियाणा में है। सूद का गेंडोर 1962 में जॉर्ज डल्स ने खुदवाया। किस नदी की, 10 का नदी किनारे भी बताया ना, 10 का नदी कहां पर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो इलाका है ना बलूचिस्तान, वहां पर ये है, ठीक है। तो ये थे हमारे कालक्रम के अनुसार खुदाई कब कब हुई, और किसने उत्खनन करता कौन है, और किस नदी किनारे हैं। कभी डेट भी पूछा जा सकता है ना, निम्नलिखित में से खुदाई के क्रम में इनको क्रमबद्ध कीजिए, तो आपको पता होगा, तो आप क्रमबद्ध भी कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, आप लोग जो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते रहिए, और जो भी वीडियो आता रहे, आप लाइब्रेरी, हमें पता है कि आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो लोग घर में बैठे हैं, देखिए पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है। हाँ आराम से पढ़ते रहिए, कोई समस्या होती है तो मैसेज जरूर करिए कि ये टॉपिक पर वीडियो मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो हम कोशिश करेंगे, अपनी टीम से बात करेंगे, और आप लोगों के लिए जो मुमकिन हो सकता है वो सहायता जरूर आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो देखिए अब आता है नगर नियोजन कैसा था, वही विशाल नगर नियोजन कैसा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। चलिए ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है, वही सड़कें कैसे काटती थी, समकोण पर काटती थी, मैंने आपको बताया। पक्की ईंटों से बने थे, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, महान स्नानागार मिला है, जो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा था। ये सब मैं बातें कर चुका हूं, तो यहाँ पर हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है।
जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, भूमि निकासी की प्रणाली अच्छी थी, मतलब से जो जल निकासी की प्रणाली बहुत अच्छी थी, तो ये बात हम कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो बात हो चुकी बार बार क्यों किया जाए उसी बात को लेकर। ठीक है ना। हाँ, जो मोहनजोदड़ो की हम लोग बात कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो में आपको मेन बात तो जो अन्नागार था, जो विशाल अन्नागार मिला है, तो ये हड़प्पा का जो स्थल था वहां मिला, लेकिन जो अन्नागार ये ना कि यहाँ नहीं था, यहाँ था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तो हड़प्पा में था, तो यहाँ पर भी अन्नागार मिला है। स्नानागार में सबसे महत्वपूर्ण तो ये स्नानागार मिला, सभा भवन पशुपति मोहर मिली है। ठीक है, और नचती हुई कांस्य प्रतिमा भी मिली है, जो मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाया, और यहाँ पर भी दिखाई जाएगी। चहुंदड़ो भी मैंने बताया। ठीक है, बिना किला बंदी वाला शहर कौन था? चहुंदड़ो था। और क्यों? यह किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ था। ठीक है, ईंट पर कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, बैलगाड़ी का एक मॉडल चित्र भी मिला है, और कांस्य के खिलौने भी मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, जो सूख चुकी घग्गर नदी के किनारे है, जो सरस्वती भी कहते थे ना। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर क्या मिले? 7 अग्निवेदियां मिले हैं, जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, और सजावटी ईंटें मिले हैं, खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं, मेसोपोटामिया की क्या बेलनाकार मुहरे भी मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। जो चीजें छूटी थी वहां यहाँ मैंने पूर्ति कर दिया। ठीक है ना। चलिए, लोथल कहां पर है? गुजरात में है। ये क्या था? गोदीवाड़ा या डाकयार्ड था। डाकयार्ड में बंदरगाह था ये। ठीक है, यहाँ से अग्निवेदियां मिली, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है, दोहरे दफन प्रणाली मिली, जहाज का मिट्टी का मॉडल मिला है, इसलिए कहा जाता है कि ये क्या था? ये गोदीवाड़ा था। रंगाई की क्या मिली? वट मिला, फारसी ईरानी मुद्रा मिली, चित्रित जार, अच्छा पक्षी और लोमड़ी के भी चित्र मिले हैं यहाँ पर। कहाँ से? लोथल से, क्योंकि बहुत देशों से व्यापार होता था। बनावली या कहाँ? हरियाणा में है, जो लुप्त सरस्वती है वहां पर किनारा, ये भी ग्रिड पैटर्न पर निकासी प्रणाली थी। ठीक है, खिलौना के हल, माता देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। सूत कोतरा ये भी गुजरात में है, घोड़े की हड्डियां मिली हैं, अंडाकार कब्रें मिली और मटके में दफन प्रणाली मिली। धौलावीरा ये गुजरात कच्छ जिला में, अभी मैंने आपको बताया। रथ के साथ रथी, बैल, हाथी, गैड़े की कांस्य प्रतिमा भी मिली हुई। चलिए, ये देखिए, ये योगी शिव जी की मूर्ति है। ये जो नंदी की मूर्ति है, क्या है? ये नंदी है, योगी शिव है, आप देख रहे हैं ना। हाथी मिले हैं, गैड़ा, ठीक है, इनके प्रतिमाएं मिली हैं, बहुत सारे प्रतिमा। और ये जो पुजारी जी, राजा पुजारी जी क्या है? ये प्रतिमा है, देख लीजिए आप। ये हड़प्पा सभ्यताओं की क्या है? ये मुहरों की चित्र हैं और ये मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था? जो सोशल लाइफ लोग कैसे जीते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज कई वर्गों में, देखो वर्णों में नहीं, ये वर्गों में विभाजित था, ना कि वर्णों में। यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, अथवा वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यहाँ वर्ग व्यवस्था थी। वर्ण नहीं थी, यहाँ वर्ग। वर्ग मीन्स क्या होता है? क्लास। क्लास मतलब क्या है? कि जैसे ये बढ़ई वर्ग है, बढ़ई काम अच्छी चीज बनाता है, बढ़ई वर्ग हो गया। जो कोई अदर काम करता है वो वर्ग हो गया। शिल्पकारी काम करता जो अच्छी अच्छी चीजें बनाता, तो शिल्पकारी करता तो शिल्पकार हो गया। तो यहाँ वर्ग मिले हैं ना, एक ही घर में विभिन्न काम कर रहे हैं, तो उस वर्ग के आप हो गए, ना कि वर्ण। जाति व्यवस्था नहीं थी यहाँ का। कैसी व्यवस्था? यहाँ वर्ग व्यवस्था थी। ठीक है, जैसे खुदाई में सुनार मिला, कुम्हार की बढ़ई, दस्तकार मिले, और मन के बनाने वाले पेशेवर लोग मिलते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पुरोहितों और कर्मचारियों का एक विशिष्ट वर्ग भी था। अमीर लोग गढ़ वाले क्षेत्र में जो बड़े लोग थे, वही दुर्ग क्षेत्र में रहता, अर्थात जो ऊंचा वाला टीला था वहां लोग रहते थे, और जो सामान्य नागरिक थे वो निचले इलाके वाले क्षेत्र में रहते थे। जो निचला क्षेत्र था सामान्य लोगों के लिए था, जो दुर्ग क्षेत्र था या ऊंचा वाला टीला था वो पुरोहित वर्ग के लिए था, या जो वहां राज्य करते थे लोग वो थे। गुजरात के लोथल में हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह मिला है। यहाँ जो जल नियमन के लिए इनलेट और स्प्रिंग चैनल भी बनाए गए थे। लोथल में एक डॉकयार्ड भी मिला। डॉकयार्ड में वही बंदरगाह। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी किनारे स्थित है। इस स्थल पर पश्चिम पूर्व में ऊंचे और निचले गढ़ मिले हैं। बनावली जो हरियाणा में बनावली
रंगोई नदी पर स्थित था। इस स्थल पर दुर्ग और निचला नगर एक ही परिसर में बने हैं। ये देखो, जो बनावली में था, एक ही स्थल पर क्या दुर्ग क्षेत्र भी था, इधर दुर्ग क्षेत्र, ये सम्मानित नगर भी था। गुजरात के धौलावीरा क्षेत्र में कच्छ द्वीप के रण में स्थित यह एक अनूठी हड़प्पाकालीन बस्ती थी, जहां पर इमारतें ईंटे के बजाय क्या बलुआ पत्थर से मिली है। कहां पर? गुजरात के धौलावीरा इलाके में क्या मिली है? बलुआ पत्थर से मिली है। और यहाँ पर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, चलिए। परिवार तथा स्त्रियों की स्थिति, स्टेटस क्या था, फैमिली स्टेटस क्या था? एकल परिवार खुदाई में मिली भवनों में अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ एकल परिवार की क्या थी? यहाँ एकल परिवार की व्यवस्था थी, अर्थात जो न्यूक्लियर फैमिली का यहाँ भी कॉन्सेप्ट था, जो आजकल के प्रचलन में चल रहा है ना कि हम लोग बहुत मॉडर्न हैं। मॉडर्न के चलते लोग घर छोड़ रहे हैं, जो जॉइंट फैमिली हैं वो बिखर रही हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों के एजुकेशन के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? जरा सा आप और आपकी बीबी और आपके बच्चे, यही है क्या है न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली में आपके जो माता पिता और भाई बंधु आ जाती है, होती है जॉइंट फैमिली। तो यहां पर भी आपसे ज्यादा कब 4-5 हजार साल पहले न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट था। जो आज आप सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट अभी का है, नहीं, ये बहुत पुराना है। वो हड़प्पा काल से ही न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट चलाया रहा है। ठीक है, एकल परिवार वाला। और जो यहाँ थे मत सत्तात्मक जो समाज था, ठीक है, बड़ी संख्या में कैसा पता चला कि मत सत्तात्मक समाज था? इसलिए मिले क्योंकि नारी की मूर्तियां दर्शाती हैं कि समाज में स्त्रियों का स्थान क्या था? सम्मानजनक था। क्रीट और अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं की तरह यहाँ भी मात्र सत्तात्मक परिवार का एक प्रचलन रहा होगा। और खान पान की व्यवस्था क्या थी? यहाँ भी लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के लोग थे, क्योंकि यहाँ गेहूं, जौ, चावल, दूध आदि की व्यवस्था थी। और फलों का भी सेवन लोग करते थे। और विभिन्न प्रकार के जानवर भी पालते थे। कौन को? भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा आदि। ठीक है। अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता था। आज जो कुटनी होती थी ना, उसका भी प्रयोग किया जाता था। वहां का जो लाइफ स्टाइल कैसा था, वेशभूषा क्या पहनते थे लोग? मूर्तियों से पता चला, वहां लोग थोड़ी नहीं मिले, मूर्तियों से पता चलता है कि कमर के नीचे घाघरे जैसा वस्त्र पहनते थे, जबकि ऊपरी भाग में अक्सर क्या था? वस्त्र विहीन रहते थे। जैसे ये चित्र आपको दिखाया गया है कि निचले हिस्से पे थोड़ा कुछ पहनना है, लेकिन ऊपरी हिस्सा एकदम न्यूड टाइप का है। ठीक है। श्रृंगार, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है। और औरतें लिपस्टिक भी लगा दी थी। चहुंदड़ों से ये साक्ष्य मिले हैं। तो लिपस्टिक का आविष्कार अभी नहीं हुआ, प्राचीन काल से लिपस्टिक चल रही है। ठीक है, हाँ, तो कोई ब्लेम नहीं करेगा आजकल नई लिपस्टिक आ गई तो आप लोग लगाने लगे। हाँ, मॉडल जरूर आ गए हैं, लेकिन लिपस्टिक का आविष्कार पहले ही चहुंदड़ों से ही आपको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और यह मनोरंजन के लिए क्या, जैसे श्रृंगार के लिए कंठार मिले, चूड़ियां मिली है ना, कंठार मिले, ये क्या है? चूड़ियां। देखो चूड़ियां हैं, कंठार में गले का हार, ये ठीक, गले का हार देखो जो आजकल आप बनवाते ना इस टाइप के, तो ये मिले हैं। हाथ में पहनने वाले, ये सब गले में पहनने वाली चीजें मिली। चूड़ी, अंगूठियां मिली। ये जो छोटी छोटी क्या है, ये अंगूठियां भी मिली है। और कांसे का दर्पण मिला है, शीशा भी मिला है। और हाथी दांत की क्या मिले? हाथी दांत की कंघी मिली है। लोग शौकीन होते थे, कंगा वंगा एकदम रहते थे ना। हाँ, अरे हमारे तो बाल भी नहीं बचे हैं, तो कंगा क्या करेंगे। चलिए, तो मनोरंजन के लिए क्या था? मिट्टी के खिलौने थे, पांसे मिले हैं, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली, यही है नर्तकी की। क्या है ये? नर्तकी है, कांसे की नर्तकी है। यहाँ से लोग खेल, नृत्य, संगीत का आनंद लेते थे। कुछ मोहरों पर सारंगी और वीणा के भी चित्र मिले हैं, अतः जिससे पता चलता है लोग गाने बजाने के भी बहुत ज्यादा शौकीन रहे होंगे। और यहाँ से क्या मिला है? और ये पक्की ईंटों क्या मिली है? खिलौना गाड़ी भी मिली। अर्थात यहाँ पर घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी तो नहीं कह सकते क्योंकि घोड़े के साक्ष्य बहुत कम जगह से मिले हैं, तो बैलगाड़ी टाइप का कोई साक्ष्य रहा होगा। क्यों? क्योंकि खिलौना यदि बनाया गया है, इसका मतलब उस टाइप की चीज रही होगी, तभी तो उसका खिलौना बनाना ये होता है। चले, तो खिलौना कहीं से आ थोड़ी जाता है। चलिए, वहां का आर्थिक जीवन क्या था? इकोनॉमिक लाइफ क्या थे? जो एग्रीकल्चर था, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वहां समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? उपजाऊ भूमि और सिंचाई की प्रमुख व्यवस्था थी। और वहां पर जो मुख्य फसलें थी, गेहूं, जौ यहाँ की मुख्य फसलें थी। इसके अलावा खजूर, सरसों, तिल, मटर, राई और चावल भी उगाया जाता था।
कपास की खेती का पहला ज्ञात उदाहरण मिलता है। यूनानियों ने सिंध क्षेत्र में पैदा होने वाली कपास के लिए क्या प्रयोग किया? सिंडन शब्द प्रयोग किया। सिंडन मीन्स क्या होता है? सिंडन मीन्स कपास। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यूनानियों ने सिंध क्षेत्र के किस उत्पाद को सिंडन कहा? तो किसके लिए कहा? कपास के लिए। या कह सकते हैं कि जो सिंध नदी किनारे कपास उगती थी तो यूनानियों ने किस नाम से उसे पुकारा? क्या पुकारा? सिंडन शब्द पर। ठीक है, अगला है हल का प्रयोग काली बंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि खेत के लिए हल का प्रयोग होता था। ये सब खिलौनों से ही पता चल रहा है। ठीक है, जो एनिमल हस्बेंड्री क्या थी? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? वहां पशुपालन क्या था? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर प्रमुख पाले जाते थे। लेकिन कहीं कहीं आप देखे होंगे हाथी और ऊंट का भी अंकन मिलता है कि ठीक है कि हाथी ऊंट भी पाले जाते हैं। और कहीं कहीं एक दो जगह साक्ष्य मिले हैं कि घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये हड़प्पा काल की विशेषता ने कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या जो घोड़े के साक्ष्य में तो घोड़ा हड़प्पा काल की विशेषता थी? नहीं, यह वैदिक काल की विशेषता थी। घोड़े का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, लेकिन यह वैदिक काल में आया, इसलिए वैदिक लोग ज्यादा प्रभावशाली हो गए। ठीक है, और लोथल से घोड़े के मृण मूर्तियां, अर्थात मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, और एक जबड़ा मिला है जो घोड़े से उसके परिचय का प्रमाण देते हैं। और ये उद्योग और शिल्प क्या था उनका? किन किन चीजों का उद्योग होता था? उद्योग होते थे, कांस्य युग था, यह सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबे टिन मिलाकर क्या बनाते थे? तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनता था। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो कांसा कैसे बनता है? ये तांबा और टिन एक अनुपात में मिलाकर, जो भी अनुपात मिलाते हैं उससे बनता है क्या? कांसा बनता है। धातु में तांबा को कांसे के बर्तन मिले हैं, औजार मिले, उस तरह छेने मिले, और हथियार जैसे तलवार भी बनाए जाते थे। लेकिन अभी लोहे का आविष्कार नहीं हुआ। याद रखिए कि लोहा हड़प्पा काल में नहीं मिला है, वो भी वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में नहीं मिला, वो भी उत्तर वैदिक काल में लोहा आया है। ये दिमाग लगाइए। तो लोहा अभी तक हम लोग नहीं पढ़े ना, लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। मन का निर्माण मिला। मन का मीन जो माला बनाने का कारखाना मिला। मन के बनाने एक महत्वपूर्ण उद्योग था। चहुंदरो और लोथल में मन के बनाने की क्या मिले? कार्यशालाएं मिले, अर्थात वहां फैक्ट्रियां मिली। वस्त्र उद्योग, सूती वस्तुओं की कताई बुनाई का काम भी होता था। व्यापारिक क्या व्यापार, यहाँ आंतरिक और विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। आंतरिक व्यापार मतलब अपने देश के अंदर व्यापार, और जो विदेशी व्यापार दूसरे देश के साथ जो व्यापार किया जाता था उसे विदेशी व्यापार, और जो अपने क्षेत्र में व्यापार किया जाता था, अपने देश में व्यापार किया जाता था। अर्थात हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो में बेच दिया, कोई सब मोहनजोदड़ो से लेकर चहुंदरो में बेचे, चहुंदरो से लेकर आलमगीरपुर या हिंडन, आलमगीरपुर, दैमाबाद कहीं पर बेच दिया। अर्थात ये आंतरिक व्यापार था। और हम यहां से लेकर, कहां से? आलमगीरपुर से लेकर हम लोग सुध का गेंडोर या सुध का कोह बेच दिए, तो क्या था? ये विदेशी व्यापार। या ये तो आंतरिक व्यापार था। और इसके बाद हम मेसोपोटामिया बेच दिए, मिस्र बेच दिए, ये था विदेशी व्यापार। चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ये देखा ना, विदेशी व्यापार, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ये सब कर लीजिए। चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब क्या है? हम एक वस्तु देंगे, दूसरी वस्तु लेंगे। आप मोहनजोदड़ो वाली फिल्म में जरूर देखे होंगे ये सब सीन। ठीक है, और जो नई फिल्म एक आई है कांतारा, ठीक है, नई फिल्म क्या आई थी? कांतारा। और कांतारा मूवी में भी ये दिखाया गया है क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, क्या मूवी देख रहा है? क्या बढ़िया मूवी है। तो बढ़िया मूवी का मतलब क्या है? वहां देखिए ना, जो सिस्टम क्या है, व्यापार करने का सिस्टम क्या, तो वहां भी क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली भी है, भी नहीं, वहीं वस्तु विनिमय प्रणाली ही है वहां पर। ठीक है ना, अब देखें। चलिए, मेसोपोटामिया से संबंध अभिलेखों में मेलुहा का जिक्र मिलता है। मेलुहा क्या था? मेसोपोटामिया के लोग सिंध को क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। मैंने सबसे पहले ही स्लाइड में बताया आपको। सिंध क्षेत्र को माना जाता है। यहां से कई मुहरें मिली है। मापतौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में होती थी, जो आधुनिक काल में भी चलती हैं। लोथल पिया गया, वही लोथल क्या मिला? गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह स्थल मिला। और सोना चांदी जो भी हम लोग प्राप्त करते थे वो कहां कहां से आयात या निर्यात की जाती थी? तो ये देखिए, सोना हम लोग कहां से लाते थे? अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत अर्थात कोलार की खान से पुराने जमाने से ही हम लाते हैं। वर्तमान की भी सोने खान कोलार में ही है।
चांदी लाते थे कहां से? ईरान से और अफगानिस्तान से। तांबा लाते थे बलूचिस्तान, अरब, खेतड़ी राजस्थान, इंपॉर्टेंट है। सीसा ईरान अफगानिस्तान, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान, सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र पश्चिमी भारत, नीलमणि महाराष्ट्र से लाते थे, अलवास्टर लाते थे बलूचिस्तान से, शंख कोरिया लाते थे सौराष्ट्र और कहां से? दक्षिण भारत से लाते थे। ठीक है, अब वहां का धार्मिक जीवन कैसा चल रहा था? अभी हम लोग सामाजिक जीवन देखे, व्यापारिक जीवन देखे, एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन देखे, एग्रीकल्चर देखे। अब देखते हैं वहां का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा चल रहा था। तो धार्मिक जीवन था, वहां पर मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बड़ी ऐसा क्यों माना जाता कि मातृ देवी की उपासना होती थी? क्योंकि बड़ी संख्या में उनकी क्या मिली? मूर्ति, बड़ी संख्या में नारी मूर्तियां मिली, इसलिए कहा जाता कि वहां मातृ देवी की पूजा होती थी, जो भारत में देवी पूजा का प्राथमिक बिंदु माना जाता था। ठीक है, अभी नवरात्र भी गुजरा हुआ है कि देवी मैया की आपने पूजा तो बहुत की होगी ना। चलिए, तो पुरुष देवता शिव की मूर्ति मैंने आपको दिखाया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता कि ये प्रारंभिक शिव ही हैं। यह देवता त्रिमुख अर्थात पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, जिसके चारों ओर हाथी, गैड़ा, भैंसा और बाघ जैसे जानवर हैं। अग्निवेदियां मिली अलीमंगा और लोथल से। क्या मिली? अग्निवेदियां मिली। अग्निवेदी का मतलब क्या है? जो हम लोग जहां पर हवन नहीं करते, हवन वाले जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? अग्निवेदी बोलते हैं। ठीक, वो मिला है। अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहां पर दरअसल कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, यहां थी प्राकृतिक पूजा। कैसी थी? प्रकृति की लोग पूजा करते थे। ठीक है, मोहरों पर एक सिंग वाले बैल, वृक्षों के अंकन से पशु पूजा और वृक्ष पूजा मिली है, ना कि कोई देवता देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी, ये प्रकृति पूजा होती थी। क्या थी? प्रकृति पूजा होती थी यहाँ पर। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट आजकल ऐसे ही बनाए जाते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। शवों के साथ लोग आभूषण, बर्तन को दफनाते थे। क्यों दफनाते थे? क्योंकि उनको लगता था कि जो चीज हम इनके साथ गाड़ देंगे या इनके साथ दफना देंगे वही इनको अगले जन्म में मिल जाएंगी, ऐसा माना जाता था। क्योंकि अब देखें, जो बहुत जगह से मिले हैं कुत्ते का, जो मालिक साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। और जम्मू कश्मीर से आप देखेंगे गर्तावास के छात्र जो साक्ष्य मिले। गर्तावास में क्या है? जमीन के अंदर खोद कर घर बनाने वाले साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ मिले? कहां से मिले हैं? ये मिले जम्मू कश्मीर मांडा से। चलिए, अंतिम संस्कार की 3 विधियां मिली हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां। ये अंतिम संस्कार क्या होता है आप जानते हैं? जब लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद आप जिस धर्म के हैं, आप जिस जात के हैं, ठीक है, सब धर्म में अलग अलग पद्धतियों से अंतिम संस्कार किए जाते हैं। जैसे आप मुस्लिम धर्म में हैं तो लोगों को दफना दिया जाता है। ठीक है, दफन पड़ा जाता है, उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और हिंदू धर्म में जला भी दिया जाता है, गाड़ भी, दोनों मध्यम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी पद्धतियां सुनिए। देखिए, एक थी पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब क्या है? इसको टोटली किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर क्या गाड़ दिया जाता था। जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर क्या करो, उसको जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। वह पूर्ण समाधान। अब आंशिक समाधान, इसको जलाते थे पहले, किसी वजह क्या करते? जलाते थे, और जो अवशेष बचते थे उसको गाड़ दिया जाता था। अर्थात इसको जलाकर प्लस जो अवशेष बचे उसको जमीन में दफन, इसमें पूर्णतः दफन कर देते थे, जमीन के अंदर दफन कर देते थे। पूर्ण दफन, पूर्ण समाधान था, टोटली इसको दफन करना है। आंशिक में पहले जलाते थे, इसके बाद जो अवशेष बचते थे उसको दफन करते थे। दाह संस्कार में इसको पूर्णतः जला दिया जाता था। ठीक है, जला दिया। और जैसे आजकल हिंदू धर्म में चलता है कि हम लोग पंच तत्व में क्या होगा? विलीन हो गए, अर्थात अग्नि से जला दिया जाता है। ठीक है, अग्नि, क्योंकि अग्नि को हम लोग क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं कि ये उनकी आत्मा की क्या हो गई? मुक्ति मिल गई, ये ऐसा माना जाता है। तो तीनों समझ में आ गई। पूर्ण समाधान दफना देना, आंशिक समाधान पहले जला देना, जो कुछ बचा तब गाड़ देना, इसको पूर्णतः जला देना। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? शासन का स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ विद्वान इसे पुरोहितों या व्यापारिक वर्ग का शासन मानते हैं।
कोई स्पष्ट शासन प्रणाली नहीं मिलती है। चाहे आप दुर्ग क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे जो निचला नगर है, सामान्य जन क्षेत्र ले लीजिए, वहां पर कोई ऐसा प्रशासन की जानकारी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां का जो जो कुछ शब्द जो भौचित्रात्मक जो चित्र मिले हैं, क्योंकि उनको पढ़ा ही नहीं जा सका, तो उन्हें पता क्या चले। ठीक है, शांतिप्रिय व्यवस्था समाज था। उपलब्ध हथियारों की संख्या कम होने से पता चलता है कि यहाँ पर शांतिप्रिय व्यवस्था रही होगी, यहाँ अधिक युद्ध नहीं होते रहे होंगे। क्योंकि जब हथियार नहीं मिले, हथियार मिले होते तो युद्ध होता। समझ में कि हाँ, हथियार मिले तो युद्ध होता होगा। जो आजकल है सबके पास परमाणु बम है, एटम बम सबके पास मिलते हैं ना, एटम बम, हाँ, हाइड्रोजन बम, और एक से एक सबमरीन आयरन डोम प्रणाली। अभी क्वेश्चन पीसीएस में क्वेश्चन भी आया था ना, ये आयरन डोम प्रणाली कहाँ की है? तो आप पता है S-400 क्यों मंगाते हैं? कि तनातनी चलती रहती है, इसलिए मनाते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि हथियार हैं, हथियार होता शांति का प्रतीक, हथियार मारधाड़ का प्रतीक नहीं होता, शांति का प्रतीक होता है। कैसे आप कहेंगे सर जी हथियार तो मारधाड़ का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक क्यों नहीं होता? रीजन इसका यह है, यदि आपके पास लाठी है तो सामने वाले के पास लाठी है तो मारधाड़ नहीं होगी। हाँ, यदि सामने वाले के पास कट्टा है, आपके पास लाठी है, तो मारधाड़ होने की संभावना है ज्यादा। इसलिए जिसके पास हथियार ठीक ठाक मात्रा में होंगे दोनों के पास, तो दोनों लोग लड़ाई नहीं करेंगे। जिसके पास हथियार कम होंगे, जिसके पास ज्यादा हथियार होंगे, वो उसको दबाएगा जरूर। हाँ, तो जितना ज्यादा हथियार उतना शांति के प्रतीक ज्यादा मानेंगे। चलिए, जो आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, कला कैसी थी, आर्ट कैसे था? मूर्ति कला थी। हमने खूब बताया ना, मूर्ति कला में मिट्टी के बर्तन, कांस्य प्रतिमाएं खूब बताया, मोहरे भी बताया। और लिपि थी, लिपि कौन थी? भौचित्रात्मक थी, जिसे हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफिक लिपि, जिसमें 600 से अधिक चिन्ह मिले, अभी तक इन्हें पढ़े नहीं गए हैं। वही बात मैंने बताई, बार बार वही बात रिपीट हो रही, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। यह लिपि वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, पत्रों का अधिव्यापन दर्शाता है कि इसे पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखा गया था। दोनों बातें, पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था। इस शैली को वेस्ट्रोफेडन कहा गया। क्या कहा जाता? इस शैली को वेस्ट्रोफेडन कहा जाता है। अब सिंधु घाटी का पतन कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। पतन के बारे में, जो डिक्लाइन हुआ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ, तो इसके बारे में विभिन्न जो विद्वान हैं या इतिहासकार हैं, उनके अलग अलग मत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में हुआ, जिसके कारण विवादास्पद है। अर्थात विभिन्न जो इतिहासकार हैं उनके मत अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं अतिक्रमण का सिद्धांत, कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यों जैसे बाहरी समूहों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ। कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि ये प्राकृतिक कारण हुए। कैसे? जैसे अधिकांश विद्वान कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, जलवायु परिवर्तन का परिणाम मानते हैं। नदियों के मार्ग बदलने से, बाढ़ आने और खाद्य उत्पादन को प्रभावित होने से क्या हुआ, इनका कारण मानते हैं कि जो नगरीय सभ्यता थी वो क्या हुआ, पतन होगा। जैसे क्षेत्र बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, तो वहां से लोग छोड़ के चले गए, या नदी सूख गई, तो नदी सूख गई तो उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में बस गए। इसीलिए कहा जाता है पहले नगरीय सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी, फिर जब लोग दूसरे जगह गए तो फिर घास फूस के घर बनाए, और इसी के कारण कहा जाए जो पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, पहले क्या कैसी थी, ग्रामीण थी, फिर नगरी, फिर बाद में ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। कौन कौन से इतिहासकार हैं, क्या मानते हैं पतन कारण? जो अग्रवाल एंड सूद हैं वो मानते हैं नदी की शुष्कता के कारण ऐसा हुआ है। स्टाइन और एन घोष बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, ये ज्यादा मानो। रेइंग्स बोलते हैं कि ये भूकंप के कारण हुआ था। KUR कनेडी साहब कहते हैं प्राकृतिक आपदा थी। मार्टिन हुलर कहते हैं कि ये आर्यों का आगमन हुआ था। और चाइल्ड पिगार्ड बोलते हैं कि ये क्या था, बाह्य आगमन से ऐसा रहा होगा। बाह्य आगमन बोले तो कि वैदिक लोगों का आगमन ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो ये रही आपकी जो प्राचीन भारत की क्लास थी, उसमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक हम समाप्त करते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता ये एक ही लेक्चर में समाप्त हो गया। ठीक है, यह क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और बहुत से लोगों को तो शेयर जरूर करें। और यदि आप PDF चाहते हैं, फ्री में PDF आप चाहते हैं, तो हमारा
प्ले स्टोर पर ऐप है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट नाम से, उसे डाउनलोड करिए और फ्री कंटेंट का लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा वैदिक काल का, वैदिक कालीन सभ्यता, वो भी एक वीडियो हम लोग निपटाने वाले हैं। मिलते हैं वैदिक कालीन सभ्यता में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।